और उसके बाद फिर मिक्स सर्किट्स कवर करेंगे। ठीक है, कैपेसिटर रेजिस्टर वाले पार्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है कि अगर बैटरी के अक्रॉस रेजिस्टर को कनेक्ट किया जाता है तो बैटरी जो पावर डिलीवर करती है वी आई होता है। बैटरी कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली पावर सप्लाई करती जाती है, पावर डिलीवर करती जाती है। और जैसे जैसे टाइम पास होता है बैटरी की वजह से एनर्जी सर्किट में कंटिन्यूअसली ट्रांसफर हो रही होती है। ठीक है, किस रेट से पावर ट्रांसफर होता है, वो वी आई के इक्वल होता है। तो बैटरी के बारे में हमें पता है। नेक्स्ट, और बैटरी रेजिस्टेंस सर्किट में कंटिन्यूअसली पावर ट्रांसफर करती है। ये दो पॉइंट्स थे। उसके बाद फिर एक मिनट, आपकी क्लास में हमें क्यों नहीं अगर अच्छा ठीक है, वो अभी डिस्कस करते हैं बाद में। अभी अभी के टॉपिक्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज कवर होना अच्छे से। तो अभी तुम लोग, मैं चाहता हूँ कि बाकी चीज़ों को ध्यान से हटा के अभी ये दोनों टॉपिक्स हम कवर कर लेते हैं। रजिस्टर के लिए क्या बोला था कि रजिस्टर में कंटिन्यूअसली अगर करंट फ्लो कर रहा है तो करंट की वजह से कंटिन्यूअसली रेजिस्टर एनर्जी डिसिपेट करती है। मोस्टली एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगी, लेकिन इस हीट को हम दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि फिलामेंट बल्ब होता था पहले, तो उसमें जो एलिमेंट लगा होता था, किस मटेरियल का एलिमेंट होता था, का नाम ही होता था टंगस्टन फिलामेंट। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से टेम्परेचर की वजह से वो बॉडी, कोई भी बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करती है। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि उस एनर्जी का कुछ फ्रैक्शन विजिबल रेंज में भी आ जाता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा विजिबल लाइट हमें मिलेगी। तो हम लोग जो फिलामेंट बल्ब यूज करते थे तो उसमें फिलामेंट में हीट ही जनरेट हो रही होती थी। तो उस हीट एनर्जी का मैक्सिमम पार्ट, देखो अच्छा, हीट का मतलब क्या है ये हम लोग बहुत डिटेल में पिछले कोर्स में कवर कर चुके हैं, तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तुम्हें समझा तुम्हें समझा चुका हूँ कि जैसे जैसे ये फ्री चार्जेस में से ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवल करने के लिए ये एक्चुअली फ्री चार्जेस ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो फील्ड है वो पुश कर रहा है इनको, पुश करने की वजह से एक्सलेट करना चाहता है, लेकिन ये सक्सेसिव कोलिजन करता है आयंस के साथ और अदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ये जो कोलिजन होती है ये काउंट करता है अंदर के जितने भी आयंस और इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके थर्मल मोशन। तो इनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये टेम्परेचर इसका बढ़ाती है। ठीक है, तो हम बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ने का मतलब इसमें हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक, हीट एनर्जी आ रही है। ठीक है, लेकिन इसके आसपास एयर मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो ये जो एनर्जी इसके पास आई है, ठीक है, आ, इसको हीट एनर्जी बोलो या फिर एवरेज, या फिर इसके इंटरनल इंटर पार्टिकल्स की एजिटेशन की काइनेटिक एनर्जी बोलो। तो ये जो एनर्जी आई है, ये एनर्जी इसके सराउंडिंग में फिर जो एयर मॉलिक्यूल्स है कंडक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू, वो रेडिएशन के थ्रू भी सराउंडिंग में एमिट होगी। ठीक है, तो वो किस मोड से कितना हीट इस एलिमेंट से ट्रांसफर होगा, वो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा बाकी सारे फैक्टर्स पे। मतलब इसका डिजाइन कैसा है ना, सरफेस एरिया कैसा है, मटेरियल सराउंडिंग कैसा है और ये सब डिटेल में तुम डिस्कस कर चुके हो। तो हम लोग कई बार चाहते हैं कि हमें जो एनर्जी ना लाइट के फॉर्म में मिले। तो लाइट के फॉर्म में पहले हमारे पास तरीका था कि
पहले हमारे पास दूसरा तरीका नहीं था, तो पहले हम हीट करते थे 800 से ऊपर, जैसे ही टेम्परेचर जाता था फिलामेंट का तो विजिबल रेंज में लाइट एमिट करने लगती, ठीक है। लेकिन ये जो इनकैंडेसेंट फिलामेंट बल्ब्स होते थे उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ही पुअर, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी बहुत ही पुअर होती थी। मतलब सिर्फ 5% के आसपास एनर्जी, हम हीट एनर्जी जितनी जा रही है उसका लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं। जो उसके बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी CFL, उसके बाद LED की एफिशिएंसी तो बहुत ही अच्छी है। वो जितनी भी एनर्जी हम सप्लाई करते हैं ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो मैक्सिमम पोर्शन उसका लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो लेकिन हमें जो ये पावर वाले एनर्जी वाले क्वेश्चन सर्किट सॉल्विंग में पूछे जाते हैं, उसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो मैं लग गया तो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको भी तुम लोग ट्राई कर लो। कि हमारे पास कुछ इस तरह का सर्किट है, ठीक है। तो मैं इस इनकैंडेसेंट बल्ब के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये बल्ब क्या है, क्या है? ये एक सिंपल रेजिस्टर है, इसको तुम्हें अज्यूम करना है सिंपल रेजिस्टर है, ठीक है। और रेजिस्टर है तो इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी। तो मार्केट में तुम अगर इस तरह का बल्ब खरीदने जाओगे तो एक तरीका है कि वो तुम्हें रेजिस्टेंस बताए कि ये बल्ब जो मेरे पास है वो 10 ओम का रेजिस्टर है, 100 ओम का रेजिस्टर है ना, इस तरह से। लेकिन कोई भी कॉमन मैन है, उसको रेजिस्टेंस बताने से कोई फायदा नहीं है, उसको पता नहीं चलेगा। तो हम लोग किसी भी बल्ब की जो रेटिंग करते हैं, रेटिंग इस तरह से करते हैं कि इस बल्ब को पावर सोर्स से कनेक्ट करने के बाद ये बल्ब कितनी एनर्जी एमिट करेगा, कितनी एनर्जी इमिट करेगा। तो मतलब पावर के फॉर्म में रेटिंग करते हैं, ठीक, कितनी पावर ये डिलीवर करेगा, ठीक है। तो लाइट बल्ब जब तुम खरीदने जाओगे तो उसकी पावर तुम्हें बताई जाएगी, 60 वॉट का है, 100 वॉट का है, 50 वॉट का है, 10 वॉट का है, 5 वॉट का है, ठीक है। तो इसकी पावर रेटिंग बताई जाएगी, पावर रेटिंग बताई जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हाँ, ये रेजिस्टर है और रेजिस्टर पावर कैसे इमिट करता है? रेजिस्टर पावर इमिट कैसे करता है? तो रेजिस्टर की वजह से जो पावर इमिटेड होती है वो हम लिख सकते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आइदर आइदर दैट इज V square upon R और it is I square R, ठीक है। तो अगर हमें इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज बता दिया जाए तो V square upon R होगी पावर, या फिर इस रेजिस्टर के अक्रॉस मतलब बल्ब के अक्रॉस करंट कितना पास कर ये बता दिया जाए तो हम पावर बता सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि डेफिनेटली अगर हम इस बल्ब के अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ठीक है, ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ज्यादा पावर होगी, है ना। रिलेशनशिप को देखो, या ज्यादा करंट अप्लाई करेंगे, करंट पास कर रहा है तो ज्यादा पावर होगा। तो पावर तो बल्ब का फिक्स हो ही नहीं सकता क्योंकि सिंपल रेजिस्टर है, रेजिस्टर में जितना ज्यादा वोल्टेज हो उतनी ज्यादा पावर वो डिलीवर करेगा। तो हम लोग फिक्स्ड पावर कैसे बल्ब को असाइन कर सकते हैं? तो फिक्स पावर असाइन करने का रीजन ये होता है कि ऑब्वियसली जो हाउस होल्ड में हमारे पास जो पावर सप्लाई होता है, जो हाउस होल्ड सॉकेट्स जितने भी बने होते हैं वो एक स्टैंडर्ड, ठीक है, वोल्टेज रेटिंग पर ऑपरेट होते हैं, ठीक है। कि ये कैसे डिसाइड होता है? तो वो उस कंट्री का एक स्टैंडर्ड होता है कि वहाँ के जितने भी पावर स्टेशंस हैं वो जो भी पावर जनरेट कर रहे हैं उसको हाउस होल्ड सॉकेट पे कितने वोल्टेज पर ला करके कितने वोल्टेज पर हाउस होल्ड में सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ की जो पावर रेटिंग है कितनी है, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रेटिंग 220 वोल्ट, ठीक है। हालांकि ये AC है लेकिन अभी उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, AC DC को अभी थोड़ी देर।
तो ये जो हाउस होल्ड के पावर सॉकेट्स है, वो सारे हमेशा 220 वोल्ट पोटेंशियल इन सॉकेट्स को जिस भी डिवाइस के अक्रॉस कनेक्ट करोगे, तो उस डिवाइस के अक्रॉस ये जो सॉकेट है वो 220 वोल्ट सप्लाई करेगा। ठीक है, तो तुम अपने घर में अगर इन सॉकेट्स में बल्ब को कनेक्ट करते हो, तो तुम तो तुम तो मतलब ये जो हाउस होल्ड का स्टैंडर्ड वोल्टेज रेटिंग है, इसी के अक्रॉस जनरली कनेक्ट करोगे ना। तो जो भी पावर रेटिंग मार्केट में किसी भी लाइट बल्ब के लिए की जाती है, वो स्टैंडर्ड वोल्टेज के लिए की जाती है कि अगर तुम 220 वोल्ट अपने इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट बल्ब के अक्रॉस कनेक्ट करोगे, तो पावर ये बल्ब 100 वॉट की पावर डिलीवर करेगा, मतलब 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी एमिट करेगा। ठीक है, 1 सेकेंड में 100 जूल लाइट एनर्जी एमिट करेगा। तो उसी तरह 60 वॉट का बल्ब है, उसका मतलब है 1 सेकेंड में वो, ठीक है, 60 जूल एनर्जी। हालांकि ये एक्चुअली उसका एनर्जी कंज्यूम्ड है कि ये 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ये इलेक्ट्रिक बल्ब, और ये 1 सेकेंड में 60 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो ये पावर रेटिंग एक्चुअली एनर्जी कंजम्पशन की है, लेकिन ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है, उतनी ज़्यादा एनर्जी एमिट कर रहा है। ठीक है, तो एनर्जी हम किसी भी लाइट बल्ब को कंपेयर करने के लिए उसकी ये पावर रेटिंग कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, अभी इसमें फाइनल पॉइंट ये है कि अभी अभी मैंने बताया कि जितनी भी जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब के पास आती है, हीट में जनरेट होती है, टोटल एनर्जी तो हमेशा V² by R ही एमिट होगी। मतलब टोटल पावर जो इस रेजिस्टर से डिलीवर होगी वो तो V² by R है ही। लेकिन क्वेश्चन है कि इस पावर का कितना पार्ट लाइट में जा रहा है, कितना पार्ट हीट में जा रहा है। कुछ पार्ट हो सकता है साउंड में भी जा रहा होगा, और कुछ पार्ट दूसरे फॉर्म में भी, डिफॉर्मेशन में भी डिसिपेट हो रहा होगा। ठीक है, तो तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि एक्चुअल जो पावर डिसिपेट हो रहा है उसका कुछ फ्रैक्शन ही लाइट एनर्जी में जा रहा है। लेकिन अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो तुम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2-3 बल्ब लगा दिए गए हैं और पूछा इसमें से कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, तो तुम्हें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है उसमें से। वहां पे तुम पावर इसी तरह से V² by R से कैलकुलेट कर सकते हो। रेजिस्टर के अक्रॉस जिस तरह से पावर डिसिपेटेड हम कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक बल्ब के अक्रॉस भी पावर डिसिपेटेड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली एग्जैक्टली इतना पावर वो लाइट के फॉर्म में नहीं जाएगा, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो कंपेयर करना है ना। तो हम बल्ब के अक्रॉस भी पावर डिसिपेटेड इसी से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब पूछो, इसमें किसी को कोई डाउट है, इश्यू है, कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना है, मैं पूछूं? ठीक है, यहाँ की रेटिंग 220 वोल्ट है। तो मान लो यूएस में चले जाते हो, वहाँ पे 110 वोल्ट है स्टैंडर्ड। ठीक है, वहाँ के हाउस होल्ड सप्लाई, वहाँ के जो सॉकेट्स है उसमें 110 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो भी हाउस होल्ड सॉकेट्स होंगे उनमें। तो मैं कह यहाँ पे अगर तुम 100 वॉट रेटिंग का बल्ब यूएस लेके जाते हो और उसको कनेक्ट करते हो, तो तुम्हें क्या लगता है, ये बल्ब वहां पर ज्यादा ग्लो करेगा, कम ग्लो करेगा, या सेम ब्राइटनेस होगी? अच्छा, मेरी आवाज तो आ रही है ना तुम लोगों को अच्छे से क्लियर? यहाँ पे स्पीड उतनी अच्छी नहीं है, और मेरा जो पहले का कनेक्शन था वो भी रिस्टार्ट नहीं हो पाया। अभी आवाज क्लियर है सबको? कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है मैं कहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ओके, तो आंसर करो ना। अच्छा, क्वेश्चन तुम लोगों ने नहीं सुना क्या? क्वेश्चन ये है कि तुम एक इलेक्ट्रिक बल्ब शॉप से लाते हो, ठीक है, और इसकी पावर रेटिंग बताई गई है
100 वॉट। लेकिन अगर तुम रेटिंग देखोगे ना तो वहां पे और एक चीज देख, इसकी वोल्टेज भी लिखी रहेगी कि ये 100 वॉट, ये पावर, ये लाइट बल्ब 100 वॉट पावर कब डिसिपेट कर, तब डिसिपेट करेगा जब इसके अक्रॉस 220 वोल्ट हम कनेक्ट करेंगे। अब अगर तुम इसको यूएस ले जाते हो तो वहां पे पावर कितनी डिसिपेट करेगा, कैसे पता लगाएंगे? यहाँ पे वोल्टेज डिक्रीज हो गया है, तो तुम कैसे कर सकते हो, पहले हम ज्यादा वोल्टेज 220 लगा देते, 220 के केस में 100 आया, तो 110 के केस में तो कम ही आना चाहिए, लेकिन कितना होगा, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक बल्ब के इस लाइट बल्ब के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें तुम्हें तुम्हें सिर्फ इतना ही करना होता है कि ये लाइट बल्ब है क्या, रेजिस्टर है ना, तो पहले इसकी रेजिस्टेंस निकाल लो। ये पावर और वोल्टेज रेटिंग जो दी गई है इसको यूज करके पहले इसकी रेजिस्टेंस निकाल। एक बार रेजिस्टेंस पता चल गई, अब इस बल्ब के अक्रॉस कितना भी वोल्टेज कनेक्ट करेंगे, V²/R से पावर डिसिपेटेड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें पता है किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस पावर डिसिपेटेड की वैल्यू V²/R के इक्वल होती है। तो पावर भी हमें गिवन है, वोल्टेज भी हमें गिवन है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू V²/P के इक्वल होगी। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी, 220²/100। ठीक है, रेजिस्टेंस पता चल गई। अब क्या क्वेश्चन है, तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नोन है, रेजिस्टेंस हमें पता चल गया 220²/100। अब पूछो क्या क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन में पूछा ये है कि ये बताओ कि अब पावर डिसिपेटेड कितना होगा if this light bulb is connected across 110 वोल्ट। तो हम बोलेंगे पावर की वैल्यू V²/R के इक्वल होती है, और इस बार V कितना है? ठीक है, इस बार V कितना है? 110। तो यहाँ पर 110² रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का ये लंबा सा एक्सप्रेशन है, इसको तुम यहाँ पर लिख लो, और ये वैल्यू आ रही है 25 वॉट। अच्छा, इसमें तुम लोग ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, मुझे लगता है कि ये सब बिल्कुल बच्चों का क्वेश्चन है, ये सब तुम लोगों ने 9-10 में किया होगा बहुत सारा, है ना, इसीलिए तुम लोगों को कुछ एक्साइटिंग इसमें नहीं लग रहा होगा, ऐसा ही है ना? ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका आंसर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तुम लोग अपने डिससेटिस्फैक्शन को जस्टिफाई करो कि क्वेश्चन वाकई कि इतने आसान है या नहीं। अच्छा, ये इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आइडेंटिकल बल्ब्स है, और कुछ नहीं बताया गया, रेटिंग क्या, पावर रेटिंग क्या है, वोल्टेज रेटिंग क्या है, नहीं बताई गई है। ठीक है, बल्ब के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, बस इतना बताया गया है कि आइडेंटिकल बल्ब्स है। ठीक है, ठीक है, तो कुछ आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, इनको सर्किट में कनेक्ट किया जा रहा है। तो सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। कैसे कनेक्ट किया जा रहा है, पहले केस में क्या किया जा रहा है कि छोटा छोटा बनाना पड़ेगा, कि दूसरे केस में कैसे कनेक्ट किया जा रहा है। दूसरे केस में ठीक है, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, ड्राइंग सही नहीं है इसका मतलब।
बना ही लिया था। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। अब इसमें कहा गया है कि 3 टाइप से कनेक्ट किए गए। हमारे पास 3 आइडेंटिकल बल्ब्स थे, उनको पहली बार कुछ इस तरह से कनेक्ट किया गया, तीनों को सीरीज में, दूसरी बार तीनों को पैरेलल में, फिर उसके बाद तीनों को कुछ इस तरह से। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम इन तीनों कॉम्बिनेशंस को सेम वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो इन सारे बल्ब्स को तुम ब्राइटर सबसे पहले और जो सबसे डिमर है उसको लास्ट में रैंक करो। तो इन तीनों का तो सेम नहीं होगा, तो वैसे चलो मैं नाम ही रख देता हूँ, B1, B2, B3। आ गया। B4 2 बार आ गया, सॉरी, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ये 9 बल्ब ड्रॉ किए लेकिन नंबर 8 तक पहुंचा है, और तुम लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हो। तुम लोगों का भी दिमाग नहीं काम कर रहा है क्या? अच्छा अच्छा, मैं तो आंसर नहीं देखा फजल। ठीक है, आया कुछ। ठीक है, सॉल्व करने जा रहे हैं इसको। ठीक है, सब लोग देखो कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि इन तीनों कॉम्बिनेशन को हम सेम सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं। मान लो V वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो केस है इसको डिस्कस करते हैं। पहले केस में तीनों बल्ब्स को हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये बल्ब मतलब रेस्ट है, तीनों बल्ब्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। तो तो हम लोग कंपेयर करने के लिए ना लेटेस्ट से इन तीनों कॉम्बिनेशंस को V वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं। अर्जुमन, जब मैंने नया कुछ नहीं पढ़ा है, बस एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ पिछला। ठीक है, अभी इसके बाद नया बताने जा रहा हूँ। इन तीनों कॉम्बिनेशन को हम V वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं। ठीक है, V वोल्टेज के अक्रॉस। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए मैं चाहता हूँ कि पावर का जो एक्सप्रेशन आए किसी भी बल्ब के लिए वो V के टर्म्स में ही है। ठीक, तुम I के टर्म्स में भी लिख सकते हो भी, लेकिन कंपैरिजन तभी होगा जब सबके लिए V या I सेम। तो ठीक है, तो पहला वाला केस देखते हैं। इसमें तीनों बल्ब्स को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। ठीक, और कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है। ठीक है, अब किसी भी एक बल्ब की पावर कितनी होगी? किसी भी एक बल्ब की पावर कितनी होगी?
कैलकुलेट करते हैं तो हम सोचेंगे यहाँ पर जो ये B1 के लिए बल्ब 1 2 3 के लिए पावर की जो वैल्यू होगी, ठीक है, कितनी होगी? हम ऐसा करते हैं, हम एक्सप्रेशन लिखते हैं पावर का V² अपॉन R के। एक किसी भी एक बल्ब की रेजिस्टेंस R ले लेते हैं, ठीक है, V² बाय। तो ये पहला वाला बल्ब देखो, इस बल्ब के अक्रॉस हमें वोल्टेज लिखना पड़ेगा, इस बल्ब की रेजिस्टेंस लिखनी पड़ेगी। रेजिस्टेंस तो R है, लेकिन इस बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V नहीं है, तो V से कम है। तीनों रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज में लगने का मतलब है इन तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइड होगा, इक्वल रेजिस्टर है तो इक्वली ये भी V/3 होगा। 1/3 वोल्टेज यहाँ आएगा, 1/3 वोल्टेज यहाँ आएगा और 1/3 वोल्टेज यहाँ पर आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि किसी भी एक बल्ब के अक्रॉस जो पावर डिसिपेटेड की वैल्यू होगी V/3 स्क्वायर अपॉन R, विच इज इक्वल टू V² अपॉन 9R। 1 2 और 3 की पावर V² बाई 9R के इक्वल होगी, जहां पर V का मतलब है पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज, R का मतलब है बल्ब की रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे केस में। दूसरे केस में क्या किया गया है? दूसरे केस में कहा गया कि तीनों रेजिस्टर्स को ना इस बार पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, कि तीनों बल्ब्स पैरेलल में कनेक्ट कर दिए गए हैं। अब किसी भी एक बल्ब के अक्रॉस पावर रेटिंग कितनी होगी बताओ? तो फॉर्मूला हम यूज करते हैं पावर इक्वल्स V² अपॉन R, और यहाँ पे किसी भी एक बल्ब को देखोगे तो वोल्टेज हर एक, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट किया गया है तो हर एक बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज V है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम देख सकते हो यहाँ पे पावर की वैल्यू V² बाई R है, और इससे पिछले केस में पावर की वैल्यू 1/9 टाइम्स V² बाई R थी, इससे 9 टाइम्स कम थी, ठीक है। थर्ड केस में देखते हैं, थर्ड केस में तो थर्ड केस में जो रेजिस्टर्स हैं वो उसमें से जो बल्ब 7 है वो तो सीरीज में है, और उसके साथ ये दो रेजिस्टर्स ऐसे पैरेलल में लगे, ठीक है। कुछ ऐसा ही तो केस है। हम हर एक बल्ब के लिए पावर का एक्सप्रेशन V के टर्म्स में ही लाना चाहते हैं, ठीक, इसलिए लाना चाहते हैं, मैंने ऐसे बोला है कि रेजिस्टर सर्किट्स में पावर डिसिपेटेड का एक्सप्रेशन लिखने के लिए I² R ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि I में तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन फॉर्मूला कोई भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम हर रेजिस्टर के अक्रॉस पावर V के V² बाई R से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मेरा पर्पज है हर एक बल्ब के अक्रॉस पावर डिसिपेटेड को कंपेयर करना। तो कंपेयर करने के लिए हम चाहते हैं हर एक बल्ब की जो पावर डिसिपेटेड है वो V के टर्म्स में ही आए, तभी कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो अब तुम सोचोगे यहाँ पे ये तीनों आइडेंटिकल रेजिस्टर्स तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, पहले वाले बल्ब के बारे में सोचते हैं, इसके अक्रॉस कितनी पावर डिसिपेट, वो तब बता सकते हैं जब इसके अक्रॉस वोल्टेज पता हो। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालेंगे? तो एक तरीके से सर्किट को सॉल्व करके तुमने हर जगह करंट निकाल दिया, फिर I² R से पावर डिसिपेटेड नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम आंसर आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर ऊपर वाले ब्रांच को देखोगे तो ये तो R है, लेकिन क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो ये इन दोनों पैरेलल रेजिस्टर्स को क्या तुम इनके इक्विवेलेंट R/2 से नहीं रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ऊपर वाला जो सर्किट है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमने नीचे ड्रॉ किया है, ठीक है। अब इस सर्किट में तुम देख करके बता सकते हो कि इन दोनों पार्ट्स में वोल्टेज कैसे डिवाइड हुआ, क्योंकि सारे रेजिस्टर सीरीज, पहले ऐसा नहीं कर सकते थे, पहले सीरीज वाला वोल्टेज डिवीजन रूल नहीं अप्लाई कर सकते थे। सीरीज वाला वोल्टेज डिवीजन रूल ये कहता है कि जब भी रेजिस्टर सीरीज में है तो रेजिस्टेंस के रेशियो में वोल्टेज डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है, 1:2 है, सॉरी 2:1 है, तो वोल्टेज भी 2:1 में डिवाइड होगा, और 2:1 में वोल्टेज डिवाइड होने का मतलब है कि पहले वाले मतलब इन दोनों यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज आएगा, यहाँ से यहाँ तक,
ये कितना आएगा 2:1 में, 2:1 में डिवाइड करोगे 2v/3, और यहाँ से यहाँ तक इस पार्ट में जो आएगा वो v/3 आएगा। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, मतलब इस पार्ट के अक्रॉस उतना ही वोल्टेज होगा जितना इन दोनों के अक्रॉस होगा, क्योंकि ये इसी का इक्विवेलेंट है। हम इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज निकाल रहे हैं, तो वो v/3। अब हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज पता है, तो हर एक रेजिस्टर की हम पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पावर डिसिपेटेड बाय बल्ब 7, इसका 7 नाम लिखते हैं, बल्ब 7, बल्ब 8, बल्ब 9। 7 के लिए पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 7, v square upon r, and here v is 2v upon 3 upon r, which comes out to be 4/9 times v square by r। ठीक है। और लाइक वाइज 8 और 9 के लिए कैलकुलेट करोगे तो तुम देख सकते हो 8 और 9 के लिए पावर डिसिपेटेड सेम होगा, क्योंकि दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम है। पावर की वैल्यू v स्क्वायर बाई r होती है, तो तुम्हें हर रेजिस्टर के क्रॉस, हर बल्ब के क्रॉस वोल्टेज ही देखना था, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सबकी सेम। तो ये वैल्यू आ रही है v स्क्वायर अपॉन, चेक करो कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं किया कोई। सब कुछ ठीक है। अब रैंक करके बता सकते हैं। अब बताओ सबसे ज्यादा बल्ब कौन सा ग्लो करेगा, सबसे ज्यादा कौन सा ग्लो करेगा। देखो इन तीनों की पावर डिसिपेटेड आई है v स्क्वायर बाई r, ठीक है, इन तीनों की और इन दोनों की v स्क्वायर बाई 9, मतलब v स्क्वायर बाई 9r। तो सबसे ज्यादा तो ये तीन है 4, 5, 6, और सबसे कम ये 5 बल्ब, ये सबसे डिम होंगे, ठीक है। और 4/9 टाइम्स v स्क्वायर बाई r, वो इनके बीच में होगा, ठीक है। तो तुम अगर रैंकिंग ही करोगे तो लिखोगे b1, सॉरी b4, b5, ये ब्राइटनेस लिख रहा हूँ, b6, ये सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद नंबर किसका है, b7 का, है ना। और उसके बाद नंबर कितना है, किसका है, उसके बाद बाकी सारे का 1, 2, 3, 8 और 9। ये तुम्हारा आंसर होगा। इसमें किसी को कुछ पूछना है। ठीक है, तो ये सारे जो बल्ब होंगे ना, ये बहुत ज्यादा ब्राइट होंगे, ये बहुत ज्यादा ब्राइट होंगे, ये बहुत ज्यादा ब्राइट होंगे, और ये बहुत ही डिम होंगे, ठीक है। और ये थोड़ा इनसे उनके बीच में होगा ऐसा। सॉरी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कैपेसिटर सर्किट में, और कैपेसिटर सर्किट के बारे में सोचते हैं। और हम जिस तरह से रेजिस्टर सर्किट के लिए सबसे सिंपलेस्ट सर्किट से एनर्जेटिक समझा था, वैसे ही कैपेसिटर सर्किट के लिए सबसे सिंपलेस्ट सर्किट बनाते हैं, जिसमें कि एक बैटरी है और सिर्फ एक रेजिस्टर है, सॉरी एक कैपेसिटर है। ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे एक यहाँ पे हमारा एक कैपेसिटर है, और यहाँ पे हमारी एक बैटरी है, ठीक है। ये मैंने इससे पहले जब भी कैपेसिटर सर्किट डिस्कस किया है, तो अभी कैपेसिटर सर्किट में इतना हम लोग जानते हैं कि जब भी हम बैटरी से कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तो बैटरी क्या करती है, कैपेसिटर के पास उतना ही वोल्टेज लाती है जितना बैटरी का वोल्टेज है, और ऐसा करने के लिए वो कैपेसिटर को चार्ज करती है, ठीक है। तो शॉर्ट में कह सकते हैं कि बैटरी हर कैपेसिटर को चार्ज करेगी,
ठीक है, सर्किट कैसे कनेक्ट किया है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, इतना ही पता है, इससे और आगे मैं डिस्कस नहीं किया हूँ अभी। ठीक है, तो कोई अगर डाउट है तो उसको पहले दिमाग से निकालो। रेजिस्टर सर्किट सिंपल है, जैसे तुम स्विच ऑन करते हो इमीडिएटली, अगर प्योर रेजिस्टर सर्किट है, हालांकि कोई भी सर्किट कभी भी बिल्कुल प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव नहीं हो सकता। कोई भी वायर लोगे उसके पास रेजिस्टेंस है तो साथ साथ वो कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस भी फॉर्म करता है, कुछ ना कुछ इंडक्टेंस भी फॉर्म करता है। लेकिन उसकी इंडक्टेंस कितनी होती है, कैपेसिटेंस कितनी होती है, वो सब आगे डिस्कशन के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो कोई भी सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट नहीं होता है, लेकिन अगर हम आइडियली ऐसा माने कि बिल्कुल प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, उसमें कुछ भी कैपेसिटेंस नहीं है, कोई इंडक्टेंस नहीं है, तो जिस मोमेंट पे तुमने सर्किट को मतलब स्विच को ऑन किया, एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे हर एक ब्रांच में करंट सेटअप हो जाएगा। कि फ्रैक्शन ऑफ टाइम भी नहीं लगेगा। तुम बोलोगे कि अरे ये कंडक्ट मतलब रेजिस्टर यहाँ पर है, बैटरी यहाँ पर है, तो बैटरी यहाँ से चार्ज भेजेगी। ठीक है, बैटरी यहाँ से चार्ज सेंड कर दी है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम तो लगे, टाइम कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि चार्ज इसको सप्लाई करने की चार्ज हर जगह ऑलरेडी है। ठीक है, फिर से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्जेस मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, समझाने के लिए पॉजिटिव हम अज्यूम करें प्लस ही चार्ज पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करें, तो ऑलरेडी हर जगह चार्जेस हैं। जैसे तुम ऑन करोगे ना तो ये मूव करने लगेगी। ठीक है, ये वाला चार्ज इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, तो ये सर्कुलेट करने लगेगी। ठीक है, तो हर एक ब्रांच में इमीडिएटली करंट सेटअप होगा। ठीक है, अच्छी बात है। कैपेसिटर सर्किट में आ जाते हैं। कैपेसिटर सर्किट भी कैपेसिटर सर्किट में करंट नहीं आता है, मतलब कैपेसिटर सर्किट में जो इम्पॉर्टेंट है कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स है वो चार्ज हो जाते हैं बैटरी से कनेक्ट करने के बाद। ठीक है, करंट इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर से वैसा ही एक कैपेसिटर सर्किट है, बैटरी है, स्विच क्लोज किया। ठीक है, तो जैसे ही हमने क्लोज किया, ठीक है, तो हमें ये पता है कि स्विच क्लोज करने के बाद बैटरी क्या करेगी, कैपेसिटर को चार्ज कर देगी, कैपेसिटर पे कुछ चार्ज आ जाएगा। अभी तक हमने जितने भी कैपेसिटर सर्किट्स पढ़े हैं उसमें सिर्फ इतना डिस्कस किया है कि बैटरी के से कनेक्ट करने की वजह से हर कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, कितना कितना चार्ज है कैलकुलेट किया है। इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला, हमने कभी भी ये पॉइंट्स डिस्कस नहीं किए कि कैपेसिटर पे चार्ज आने में टाइम कितना लगे। क्या हमने जैसे ही स्विच को ऑन किया, क्या इमीडिएटली सारा चार्ज बिल्कुल इंस्टेंटली दोनों प्लेट्स पे आ जाएगा या नहीं आएगा? ये हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। ठीक, रेजिस्टर के लिए तो सिंपल है, जैसे तुमने ऑन किया इमीडिएटली करंट सेटअप होगा अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो। ठीक है, अच्छा तुम्हारा क्वेश्चन हुआ कि जब प्योर होता ही नहीं है, जब आइडियल रेजिस्टिव सर्किट है ही नहीं वर्ल्ड में, तो क्यों हम अननेसेसरीली एक फैंटेसी क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे पास प्योर रेजिस्टिव सर्किट है और स्विच ऑन किया उसमें इमीडिएटली करंट सेटअप हो जा रहा है और इससे हम खुश हो रहे हैं। जब ऐसा हो ही नहीं सकता तो जो एक्चुअल में है वो सीखना चाहिए। नहीं, एक्चुअली में हम ऐसे सर्किट्स बना सकते हैं जिसमें कैपेसिटेंस तो होगी, इंडक्टेंस, लेकिन वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, और अगर नेग्लिजिबल इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, तो नेग्लिजिबल डिले होगा। और जैसे स्विच ऑन करोगे थोड़ा बहुत मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जो कि हमारे कंसिडरेशन में लाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट इंस्टेंटली करंट सेटअप हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि तुम प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए जो इंस्टेंटेनियस करंट तुम कैलकुलेट कर रहे हो वो यूजलेस है। ठीक है, ऑलमोस्ट वैसा ही होगा अगर अगर आइडियल सर्किट के क्लोज भी सर्किट्स है तो। एनीवे, हम कैपेसिटर डिस्कस कर रहे हैं, तो कैपेसिटर सर्किट पे अब थोड़ा सा और डीप जाने की कोशिश करते हैं। चार्ज तो होगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से है कि क्या रेजिस्टर की तरह ही कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस स्विच ऑन करने पर इमीडिएटली चार्ज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और अगर नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं आना चाहिए?
बहुत लोगों ने पढ़ लिया कैपेसिटर, तुम बोलोगे कि हमें पता है कि कैपेसिटर को चार्ज होने में कुछ टाइम लगता है और वो टाइम भी तुम बताने लगोगे, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे एक्सप्लेन करो कि क्यों नहीं आ रहा, क्यों। इसका कोई बहुत साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं तुमसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बस तुम सिर्फ लॉजिक से बताने, सिंपल लॉजिक से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, इमीडिएटली क्यों नहीं आएगा चार्ज। बताओ। कुछ तो बोलो। फर्कली तुम्हारा सजेशन भी अच्छा है, वो भी एक रीजन है। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, तुम खुद से सोच सकते हो कि ये जो रजिस्टर था ना, तो यहाँ पे ऐसे चार्जेस थे, करंट का मतलब होता था इनको फ्लो करना। ठीक है, तो जैसे स्विच ऑन किया, फ्लो करते थे ये चार्जेस, हम बोलते थे करंट सेटअप हो गया। लेकिन ऑब्वियस है कि यहाँ पे चार्जेस हैं, लेकिन ये, ठीक है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, यहाँ पे चार्जेस है लेकिन ये न्यूट्रल है, उतने ही आयंस भी है, नेट चार्ज कहीं नहीं है। कंडक्टर, ये रेजिस्टर में भी नेट चार्ज नहीं होता था, लेकिन नेट चार्ज से हमें मतलब क्या, हमें तो चार्जेस के फ्लो से मतलब है ना। तो चार्जेस फ्लो कर रहे थे तो करंट आ जा रहा था। ठीक है, लेकिन ये जो कैपेसिटर है, इस पे चार्ज, अभी नेट चार्ज 0 है, कोई चार्ज आया नहीं है। तो चार्ज यहाँ पे आने के लिए बैटरी से जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे, तो बैटरी इन सारे चार्जेस को ना पुश करके, ठीक है, फोर्स करके, क्योंकि बैटरी उतना पोटेंशियल डिफरेंस लाने की कोशिश करेगी, तो इसके पास फील्ड भी है, फील्ड की वजह से ये चार्जेस फ्लो करने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली होता है क्या, ये अपना फील्ड क्रिएट करती है और फील्ड की वजह से चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही ये कैपेसिटर चार्ज होने लगता है, इस कैपेसिटर के जो चार्जेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो तब तक ये कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा जब तक कि अंदर जो ये यहाँ के जो चार्जेस है ना, ये कंडक्टर के अंदर जो है फील्ड नलिफाई ना हो जाए। ठीक है, बैटरी भी इसको पुश करे, मैं बहुत ही फंडामेंटल टर्म्स में पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर हम और मैथमेटिकल टर्म्स में और अच्छे से समझेंगे। लेकिन ऐसे ही तुम इंट्यूटिवली सोच सकते थे कि चार्जेस को बैटरी से कैपेसिटर की प्लेट तक पहुंचने में 0 टाइम तो नहीं लगेगा ना कुछ फाइनाइट टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, तो एक बार में बैटरी से कैपेसिटर पे सारे चार्ज नहीं आ सकते हैं, वो धीरे-धीरे ही कैपेसिटर चार्ज होगा। ठीक है, तो एक रीज़न तो है कि ये चार्जेस को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का मतलब केबल के थ्रू, अ, ये जो कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर के थ्रू ट्रैवल करके प्लेट तक आने में कुछ ना कुछ फाइनाइट टाइम लगेगा ही। ठीक, और दूसरा कि सारा चार्ज एक बार में निकल के भी नहीं जाएगा। जैसे एक चार्ज गया, अब दूसरे चार्ज को थोड़ा डिफिकल्टी होगी जाने में, तो धीरे-धीरे जा पाएगा चार्ज। ठीक है, तो जब भी हम कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो इस बैटरी से चार्जेस को कैपेसिटर प्लेट पे सेटल होने में फाइनाइट टाइम लगता है। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है चार्जेस बहुत जल्दी-जल्दी डिपॉज़िट हो रहे हैं, बाद में स्लोली डिपॉज़िट होंगे और फाइनली एक टाइम आएगा जब कैपेसिटर के प्लेट्स फुल्ली चार्ज हो गए। फुल्ली चार्ज का मतलब है कि अगर बैटरी V वोल्ट की है, तो इन कैपेसिटर्स पे प्लस CV माइनस CV चार्ज आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद अब इसके बाद बैटरी को चार्ज सेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर ऑलरेडी फुल चार्ज हो गया है और अब कैपेसिटर पे इससे ज़्यादा चार्ज नहीं आ सकता। ठीक है? हाँ, तो कैपेसिटर तो फुल चार्ज हो गया है, लेकिन लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि इस सर्किट में करंट का क्या? तो ऑब्वियसली बैटरी से चार्जेस निकल कर के कैपेसिटर प्लेट पे जब तक जा रहे होंगे,
तब तक सर्किट में कुछ ना कुछ करंट भी होगा, ठीक है? और वो करंट करंट कांस्टेंट नहीं होगा, स्टार्टिंग में कुछ और होगा, बाद में कुछ कम होता जाएगा। और जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है, इस टाइम में हम बोलेंगे, जब ये फुल्ली चार्ज हो गया है, इस टाइम में हम बोल सकते हैं कि सर्किट में करंट 0 होगा। ठीक है? ठीक है। तो ये तो थोड़ा बहुत मतलब बैटरी से कनेक्ट करने के बाद कैपेसिटर कैसे चार्ज हो रहा है, इसको हम लोग देख रहे थे। लेकिन अभी हमारा इंटरेस्ट है कि कैपेसिटर पे जब चार्ज आ जाता है, तो कैपेसिटर के पास कुछ एनर्जी है। कैसे है एनर्जी? क्योंकि कैपेसिटर प्लेट चार्जेस को फाइनाइट सेपरेशन पर रख रहा है, और जब भी चार्जेस फाइनाइट सेपरेशन पर रहते हैं, तो उनके पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो क्वेश्चन उठता है कि इस कैपेसिटर के पास, अगर ये कैपेसिटर चार्ज है, तो इस कैपेसिटर के पास कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, या कितनी एनर्जी है? कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो हम कैपेसिटर, ये हमारे पास कैपेसिटर का मान लो, ये this one is capacitor's positive plate and this one is negative plate, and let us say this capacitor is fully charged, and how much charge is there on its plates? It's plus q and minus q. तो प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से हमें कैलकुलेट करना है कि इस कैपेसिटर के पास टोटल कितनी एनर्जी है। कैसे कैलकुलेट किया जाए, बताओ। ठीक, अब इसके आगे का काम तुम्हें सोचना है, कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत मेथड्स है तुम्हारे पास। एक तरीका, सबसे फंडामेंटल मेथड तो तुम बोलोगे, अच्छा यहाँ पे चार्ज, इससे पहले हमने यही सीखा है कि जब इस तरह से बहुत सारे चार्जेस हमें Q1 Q2 इस तरह से स्कैटर करके दे दिए जाते हैं, तो किसी भी सिस्टम की, चार्ज सिस्टम की टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें यही करना पड़ता है कि एक एक करके सारे पेयर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर दो, k q1 q2 अपॉन r। ऐड करके जो टोटल एनर्जी आएगी, वो सिस्टम की टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है? वैसे ही तुम यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, तुम सोचोगे इन दोनों का इंटरेक्शन, इन दोनों का इंटरेक्शन, इन दो, फिर इनका इंटरेक्शन, इन सारे चार्जेस का, पॉइंट चार्जेस का के पेयर का इंटरेक्शन आपस में जब ऐड कर लोगे, तब जाके तुम्हें टोटल पोटेंशियल एनर्जी अपने सिस्टम के लिए मिलेगी, और जो तुम देख सकते हो कि वो फीजिबल नहीं है, डिफिकल्ट भी है बहुत, कि बहुत डिफिकल्ट भी होगा और फीजिबल भी नहीं है। फिर क्या करना चाहिए? एक तरीका है ये, अगर तुम एक्चुअली इस तरह से कैलकुलेट कर पाओ, तो तुम्हारा आंसर अलग नहीं आना चाहिए। ठीक है? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम लोगों ने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल में समझा है, और पोटेंशियल एनर्जी हमने डिफाइन किया है। किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है या तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और इस पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, अगर इसे याद नहीं आया तो तुम पोटेंशियल एनर्जी वाला लेक्चर फिर से रिवाइज करो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये पहले डिटेल में बताया हूँ, उसको एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। तो ये जो पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, इसको हम बोलते थे, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का क्या मतलब होता था? मतलब होता था कि तुम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके अपने सिस्टम को असेंबल करो। ठीक है? जिस सिस्टम के लिए भी तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, एक एक करके उस सिस्टम के सारे पार्टिकल्स को तुम असेंबल करो। ठीक, असेंबल करने में जितना वर्क करना पड़ेगा, जितना वर्क करने का मतलब है जितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है? तो जितनी भी एनर्जी तुम्हें सप्लाई करनी पड़ेगी, वही
तुम्हारे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल और फंडामेंटल तरीका यही होगा कि तुम उस सिस्टम को कॉन्फ़िगर करो, खुद से बना मैन्युफैक्चर करो। तो मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर तो थोड़ा डिफरेंट वर्ड हो गया, लेकिन मैं अपने सिस्टम को खुद से कॉन्फ़िगर करो। ठीक है, हर एक पार्टिकल को जहाँ-जहाँ रखे हो वैसे-वैसे असेंबल करो। ऐसा करने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा, यही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, और तुम देखोगे कि हम सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन के लिए अब यही मेथड यूज़ करेंगे। इससे पहले 11th में तो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी जब भी कैलकुलेट करना होता था, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और सरफेस टेंशन वाली एनर्जी, वो सब हमने नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स से कैलकुलेट किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन यूज करेंगे कि किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है उस सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर करते हैं। तो टोटल चार्ज अगर कैपिटल क्यू है तो इसके पास कितनी एनर्जी है, कैलकुलेट करने का मतलब यही है कि अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर करें। सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने का मतलब है हम इस कैपेसिटर को खुद चार्ज करें, और चार्ज करने में हमें जितना भी वर्क करना पड़ेगा यही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ? ठीक है, तो चार्ज करना स्टार्ट कैसे चार्ज करेंगे? हम क्या करते हैं, नेगेटिव प्लेट में सबसे पहला चार्ज पार्टिकल उठाते हैं और इसको, ठीक है, ट्रैवल करते हुए आराम से पॉजिटिव प्लेट पे रखाते हैं। ठीक है, ऐसा करने में थोड़ा वर्क करना पड़ा होगा, लेकिन वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, जैसे ही पहला चार्ज हम पॉजिटिव प्लेट पे डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा। इनकी वैसे कुछ ऐसे फील हो जाएगी। अब जैसे ही हम दूसरा चार्ज यहाँ से, ठीक है, दूसरा चार्ज यहाँ से कैरी करके ले जाएंगे, ठीक है, दूसरा चार्ज कैरी करके ले जाएंगे, तो दूसरे चार्ज पार्टिकल को कैरी करने में हमें थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे ज़्यादा फील्ड आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही दूसरा चार्ज तुमने पहुँचा दिया तो और ज़्यादा चार्जेस आ गए। हर नेक्स्ट चार्ज को कैरी करने में तुम्हें, हर सक्सेसिव चार्ज को कैरी करके नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पहुंचाने में तुम्हें अब और ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा होगा, क्योंकि और ज़्यादा तुम्हें फोर्स लगाना पड़ रहा होगा। ठीक है, और ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, और ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले वाले जो चार्जेस हैं उनको पहुंचाना तो आसान है, लेकिन बाद में जो चार्जेस हैं उसको नेगेटिव से पॉजिटिव पहुंचाना, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। एनीवे, फिर भी तुम हार नहीं मानते हो और तुम एक-एक करके चार्ज बाय चार्ज तुम सारे चार्जेस को मतलब सारे चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव तक पहुंचा देते हो। ठीक है, अब सारे चार्जेस को नेगेटिव से पॉजिटिव तक पहुंचाने में जितना वर्क तुमने किया है वही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। तो वर्क डन कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं? वर्क डन कैलकुलेट करने का तरीका है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो तुम्हें फोर्स देखना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, है ना? या फिर हाँ, लेकिन अ, हम वर्क डन कैलकुलेट तब कर सकते हैं, ठीक है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से। सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि हम हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए पहले हम सोचते हैं कि ये कांस्टेंट फोर्स वाला वर्क डन है या वेरिएबल फोर्स वाला। तो इस केस में बताओ कि जैसे-जैसे हम चार्ज को हम एक-एक करके, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव पहुँचा रहे हैं, तो वो कांस्टेंट मतलब हर बार अ, सेम फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा या वेरिएबल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? ऑब्वियसली हर नेक्स्ट चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव पहुंचाने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई, तो यहाँ पे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट करना। और जब भी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है
तो हम लोग एक बार में नहीं कैलकुलेट करते, हम स्टेप बाय स्टेप मतलब अपने प्रोसेस को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर छोटे पार्ट के लिए, हर छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कैलकुलेट करते हैं और फिर ऐड करके टोटल वर्क डन निकालते हैं। ऐसे ही करते हैं ना? ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि तुम, ठीक है, इमेजिन करो, एक्चुअली तो हम यही नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट तक एक एक करके सारे चार्ज पार्टिकल्स को पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को हम इमेजिन कर रहे हैं कि मान लो कुछ देर बाद टोटल चार्ज हमें कैपिटल क्यू इन प्लेट्स पे डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो हम इमेजिन करते हैं कि कुछ देर के बाद, लेट अस से, कि हम मतलब ये किसी कोई इंटरमीडिएट स्टेप हम इमेजिन करें, चार्ज एक एक करके जब डिपॉजिट करना स्टार्ट करें, पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो एक इंटरमीडिएट स्टेट इमेजिन कर रहे हैं जब लेट अस से पॉजिटिव प्लेट पे प्लस स्मॉल क्यू चार्ज आ गया है और नेगेटिव प्लेट पे माइनस स्मॉल क्यू चार्ज आ गया है। ठीक है, टोटल हमें कैपिटल क्यू चार्ज डिपॉजिट करना है और स्टार्टिंग में 0 चार्ज था, तो 0 से बढ़ाते 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 हम स्मॉल क्यू चार्ज कैपेसिटर पे स्टोर कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद मेरा क्वेश्चन है कि इसके बाद नेक्स्ट डी क्यू चार्ज को, इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंटल चार्ज डी क्यू है, इस नेक्स्ट डी क्यू चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव तक डिपॉजिट करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, बताओ। तो हम ऐसा सोचेंगे कि जैसे ही पॉजिटिव, मतलब जैसे ही कैपेसिटर पे प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज आ गया है, कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, मतलब फुल चार्ज नहीं हुआ है लेकिन कैपेसिटर चार्ज है, और किसी भी चार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जो पॉजिटिव प्लेट है वो हायर पोटेंशियल पर, नेगेटिव प्लेट लोअर पोटेंशियल पर है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो वो कैलकुलेट करने की जरूरत है, वो ऑलरेडी नोन है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अभी इस टाइम में, इस मोमेंट में जब स्मॉल क्यू चार्ज डिपॉजिट हो गया है, तो उस टाइम में प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है स्मॉल क्यू अपॉन सी। तो अब इस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस हमें डी क्यू चार्ज को अगर कैरी करके ले जाना है, तो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो क्यू चार्ज को अगर तुम एक से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जाते हो, तो तुम्हें जो वर्क करना पड़ता है वो क्यू टाइम्स v के इक्वल होता है। ठीक है, तो जब इन दोनों प्लेट्स पर स्मॉल क्यू चार्ज आ गया है, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल क्यू अपॉन सी है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस अगर नेक्स्ट डी क्यू चार्ज को हम नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट तक कैरी करके ले जाते हैं, तो ऐसा करने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, डी क्यू टाइम्स वी। ठीक है, नेक्स्ट डी क्यू चार्ज को हम अगर नेगेटिव से पॉजिटिव पहुंचाएंगे तो इतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है वो हमें पता है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है क्यू अपॉन सी। ठीक है, ठीक है, अब तुम्हें पता है कि ये जो स्मॉल क्यू है ना, ये वेरिएबल है, मतलब टाइम के साथ साथ ही क्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो हम स्मॉल क्यू के बाद डी क्यू चार्ज डिपॉजिट करने हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। अब टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने का मतलब है इस तरह के सारे डी क्यू को नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट में पहुंचाने के वर्क डन को ऐड करना, और मैथमेटिकली ऐड करने का मतलब होगा क्या, इंटीग्रेट करना इस एक्सप्रेशन को, इंटीग्रल डी क्यू क्यू अपॉन सी। सी
कैपेसिटेंस है, कांस्टेंट है, ये बाहर जाएगा, 1/c बाहर आएगा और इंटीग्रल ऑपरेट होगा q dq पर। और q dq का इंटीग्रल हम लेंगे। अच्छा, इसके लिए लिमिट्स क्या लेंगे? स्मॉल q की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है और फाइनली कैपिटल Q है। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन की वैल्यू आएगी, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद q² 2c। ठीक है, और ये q² 2c कैपेसिटर पर की टोटल एनर्जी होगी। बताओ, इसमें कुछ पूछना है? तो आज के बाद तुम्हें किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस टोटल एनर्जी भी हमेशा पता है। अगर किसी कैपेसिटर पे चार्ज कैपिटल Q स्टोर है, उस कैपेसिटर के पास एनर्जी स्टोर है। कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? एग्जैक्टली q² 2c के इक्वल। ठीक है, तो कैपेसिटर पे अगर चार्ज पता है तो कैपेसिटर के पास हमें कितनी एनर्जी है वो भी पता है। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर हम बोलते हैं q² 2c के इक्वल। अभी कुछ पॉइंट्स है, तुम लोग पेशेंस रखो, 2 दिन से क्लास नहीं हुई है तो 1-2 पॉइंट्स और हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर तुम लोगों को अर्जेंसी है तो बता दो, मैं फिर बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे, वरना 5-10 मिनट में तो ज्यादा कुछ जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें कैपेसिटर पे चार्ज दे दिया जाए तो हमें कैपेसिटर के पास कितनी टोटल एनर्जी है वो भी पता है। ठीक है, अच्छा इस पेज में क्या प्रॉब्लम है पता है? इसमें मैंने थोड़ा प्रॉपरली डायग्राम और ये राइटिंग नहीं लिखी। ठीक है, अच्छी टीचिंग का मतलब होता है कि डायग्राम भी बहुत ही फेयर होने चाहिए और उसमें जो राइटिंग है वो भी बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही तुमने राइटिंग खराब कर दी थी ना तो आधा अटेंशन तो ऐसे ही नेचुरली रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये होता है कि पैनिक होता है कि जल्दी क्लास में ये टॉपिक्स कवर करने हैं तो उसमें ये सारी चीजें हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें मतलब समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक्सप्लेनेशन तो तुम लोग क्लियर है ना? यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, चार्जेस को डिपॉजिट करने का टोटल वर्क कैलकुलेट कर लिया है। तो कैपेसिटर पे मैनुअली चार्ज स्टोर करने का टोटल वर्क कैलकुलेट कर लिया, यही कैपेसिटर की टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया है q² 2c के इक्वल। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कैपेसिटर पे चार्ज बता दिया जाता है, कई बार हमें बताया कैपेसिटर चार्ज नहीं बताया जाता है, कैपेसिटर पे वोल्टेज बताया जाता है। हालांकि कैपेसिटर के अक्रॉस अगर चार्ज पता है तो वोल्टेज भी पता है, और वोल्टेज पता है तो चार्ज भी पता है। एक मिनट नहीं नहीं, मैंने ये यू लिखा है। ठीक, इसको डेल्टा यू नहीं लिखा है, और इस यू का मतलब है एनर्जी स्टोर्ड ऑन दिस कैपेसिटर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन से, जिसको कि मैंने पोटेंशियल एनर्जी के लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, सिस्टम को असेंबल करने में जितना वर्क करते हैं, ठीक है, वो उस सिस्टम की अपनी करंट पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हमने q² 2c वर्क किया तो यही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी या कैपेसिटर के पास टोटल एनर्जी स्टोर्ड कहलाएगी। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि कई बार ऐसा भी होता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस हमें पर कितना चार्ज आएगा नहीं पता है, लेकिन वोल्टेज पता है। हालांकि अगर वोल्टेज पता है तो तुम इमीडिएटली चार्ज निकाल सकते हो, सीवी के इक्वल होगा। लेकिन मान लो तुम वोल्टेज के टर्म्स में एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, ये जो Q है ना, Q की वैल्यू होती है CV के इक्वल। तो उसको यहाँ पे CV सब्स्टिट्यूट करो, CV
होल स्क्वायर अपॉन 2c, ये इक्वल होगा, इसको चेक करो, हाफ सी वी स्क्वायर। तो इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन याद रखो, अगर क्यू के टर्म्स में याद रखते हो तो क्यू इक्वल सी वी से 1 सेकेंड में तुम हाफ सी वी स्क्वायर डिड्यूस कर सकते हो, या फिर हाफ सी वी स्क्वायर भी पता है तो v को q बाई सी सब्सटीट्यूट करके तुम्हें ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो कोई भी एक फॉर्मूला याद रखो, तुम्हें दूसरा भी याद ही रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, तुम लोगों ने उबैर फरकली, तुम लोगों ने वो पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर तुमने सुना है या नहीं, तुम्हें याद है? चलो उसको भी छोड़ो, यहाँ पे स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि स्टार्टिंग में चार्ज है ही नहीं, स्टार्टिंग में तो चार्ज 0 है ना, दोनों प्लेट्स बिल्कुल न्यूट्रल है, तो स्टार्टिंग में एनर्जी है ही नहीं इसके पास, 0 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे चार्जेस को सेपरेट कर रहे हैं, तो सेपरेट करने में जितना भी वर्क किया है हमने, यही तो सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी ना। तुम सही कह रहे हो, अगर स्टार्टिंग में मान लो उसके बाद ऑलरेडी कुछ एनर्जी होती, तो जो भी हमने वर्क किया है उतनी एनर्जी सिस्टम की बढ़ती, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में एनर्जी 0 है, इसीलिए ये क्यू स्क्वायर बाई 2c इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, ये हाफ सी बी स्क्वायर वाला याद रखना आसान होता है, तो तुम चाहो तो ये वाला भी याद रखो, और जब क्यू के टर्म्स में लिखना होगा तो उसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड होने कैपेसिटी हमें पता चल गया। अब आ जाते हैं एक्चुअल सर्किट में, जहां से हमने स्टार्ट किया था। ये हमारा सर्किट था, हमने बोला था बैटरी को से कनेक्ट किया, इसको हटाओ। हमने बोला कि स्टार्टिंग में कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज है। ठीक है, और हमने क्या किया, ये वाला पॉइंट क्लियर करके ही जाना, समझे? ये 2 मिनट लगेगा, नहीं तो फिर बाद में बताने में प्रॉब्लम होगी। स्विच को क्लोज करते हैं, अच्छी बात है। जैसे ही क्लोज करते हैं, जैसे ही स्विच को क्लोज किया, अब क्या होगा, अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज इस तरह से निकल करके कैपेसिटर पे धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगे। ये चार्ज यहाँ पे आया, लेकिन जितना चार्ज इधर से आएगा उतना ही चार्ज इधर से निकलेगा। ठीक है, और ठीक है, तो और बैटरी क्या करेगी, ये फिर से चार्ज, इसको कंटिन्यूअसली बैटरी चार्ज सेंड कर रही है, और सेंड करने की वजह से धीरे धीरे ये जो चार्जेस हैं कैपेसिटर के ऊपर ऐसे बढ़ने लगेंगे। ठीक है, ऐसे बढ़ने लगेंगे, ठीक है, ऐसे इंक्रीज होते जाएंगे, और जैसे ही कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, फुल चार्ज का मतलब यहाँ पर प्लस सीवी माइनस सीवी चार्ज आ जाएगा, अब बैटरी जो है ना चार्ज सेंड करना बंद कर देगी। ठीक है, और बैटरी फुल कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, तो अब इस सर्किट में करंट भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, बैटरी से अब कोई चार्ज नहीं जा रहा है, बैटरी ने चार्ज सेंड करना बंद कर दिया। ठीक है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गई। इस कंप्लीट प्रोसेस में हम बोलते हैं कैपेसिटर ने कुछ एनर्जी स्टोर कर ली है। ठीक है, अभी सिर्फ कैपेसिटर की बात कर रहे हैं हम। Would dissolve chemical reactions in the battery? Yes, अगर आइडियल बैटरी है तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस हो रहे थे, जिसकी वजह से वो चार्जेस का कंसंट्रेशन मेंटेन करके रख पा रही थी, वो अभी होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे ही तुम ये जो इलेक्ट्रोड्स है ना, उनके उनके चार्जेस को तुम चेंज करोगी, इमीडिएटली क्या होगा ना, अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो रिएक्शन करके इस पे कैथोड एनोड पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट कर देंगे। ठीक, कभी मौका मिला तो बैटरी भी डिस्कस करेंगे, वरना तुम लोगों ने केमिस्ट्री में डिस्कस किया हुआ है। हाँ, तो इस कंप्लीट प्रोसेस में हमें पता है कि इस कैपेसिटर के पास एग्जैक्टली मतलब कैपेसिटर ने कुछ एनर्जी स्टोर कर ली है,
और कैपेसिटर ने एग्जैक्टली Q²/2C एनर्जी स्टोर की है। ठीक है, तो कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर किया हमें पता है, या इसको ऐसा करो CV के टर्म्स में हाफ CV²। ठीक है, कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर किया वो हमें पता है। अब इस सर्किट पे आ जाओ। इससे पहले जो रेजिस्टर सर्किट था वहां पर हम ऐसा बोल रहे थे कि बैटरी जितना भी वर्क कर रही है वो, क्योंकि रेजिस्टर तो स्टोरिंग एलिमेंट है नहीं, तो बैटरी जितनी भी एनर्जी सप्लाई करे वो सब रेजिस्टर के पास ही जाता है। यहाँ पर भी दो ही एलिमेंट है, यहाँ पर भी दो ही, सर्किट में दो ही एलिमेंट है ना। तो कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी ने कुछ वर्क किया है। क्यों? क्योंकि चार्ज करने के लिए बैटरी को, मतलब कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बैटरी को ना चार्ज यहाँ से कैपेसिटर पे सप्लाई करना पड़ेगा। जितना भी चार्ज बैटरी कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पे जाएगी उतना ही चार्ज ये वापस जब आएगा तो उतना ही चार्ज बैटरी को ना लोअर से हायर तक पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, तो बैटरी से जितना जब भी चार्ज सर्कुलेट होगा तो बैटरी वर्क भी करेगी। बैटरी कितना वर्क करेगी, बैटरी ने कितनी एनर्जी सप्लाई की है, कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इससे पहले के सर्किट में क्या था कि बैटरी कंटिन्यूअसली चार्ज को सर्कुलेट कर रही थी, लेकिन कैपेसिटर सर्किट में ऐसा नहीं होगा। कैपेसिटर सर्किट में जैसे हम स्विच ऑन करेंगे उस टाइम में बैटरी क्या करेगी, चार्जेस को सर्कुलेट करेगी और कुछ देर के बाद चार्जेस सर्कुलेट करना बंद कर देगी। ठीक है, तो कैपेसिटर सर्किट में बैटरी फाइनाइट टाइम के लिए वर्क कर रही है। तो यहाँ पे पावर में हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि बैटरी ने टोटल वर्क कितना किया, बैटरी ने टोटल एनर्जी कितनी सप्लाई की। ठीक है, जैसे रेजिस्टर सर्किट के लिए टोटल एनर्जी का मतलब तो मतलब वो टाइम पर डिपेंड करेगा, जैसे टाइम बढ़ता जाएगा बैटरी की वजह से एनर्जी सप्लाई भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे कैपेसिटर सर्किट है और थोड़ी देर के बाद बैटरी वर्क करना बंद कर देगी जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो बैटरी ने टोटल कितना वर्क किया है, कितना वर्क किया, तो हम बोलेंगे बैटरी का वर्क डन क्या होता है। ये तो पहले भी कह चुके हैं ना, बैटरी का जो वर्क डन होता है वो होगा बैटरी ने कितना चार्ज, ठीक है, लोअर से हायर पोटेंशियल तक पहुंचा है, यही तो बैटरी का वर्क होता है ना। तो बैटरी का जो वर्क होता है वो होगा QV। ठीक है, जहाँ पर V क्या है, बैटरी का EMF है, EMF ऑफ बैटरी। और Q क्या है, Q इज द चार्ज ट्रांसफर्ड बाय द बैटरी, बाय बैटरी। ठीक है, तो बताओ बैटरी ने यहाँ पर कितना चार्ज ट्रांसफर किया। पहले 0 चार्ज था, अब CV चार्ज है, तो बैटरी ने जो चार्ज ट्रांसफर किया है वो तो CV के इक्वल है, CV। और बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो बैटरी की वजह से जो वर्क डन है, बैटरी की वजह से जो एनर्जी सप्लाइड है, वर्क डन मैं यहाँ पे बैटरी लिख देता हूँ, बैटरी वो है एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, वो कितना है, CV² की इक्वल। ठीक है, ओ ये क्या हो गया, कैपेसिटर की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट comes out to be half CV² and energy supplied by the battery into the circuit is CV²। बैटरी ने CV² एनर्जी सप्लाई की, लेकिन जितनी भी एनर्जी बैटरी ने सप्लाई की वो सारी एनर्जी कैपेसिटर स्टोर कर ही नहीं रहा है, उसकी एग्जैक्टली आधी एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो क्वेश्चन उठता है कि बाकी आधी एनर्जी कहाँ गई, बाकी एनर्जी कहाँ गई। ये काम तो पहले कर चुके हैं ना, रेजिस्टर सर्किट था, बैटरी ने जितनी एनर्जी सप्लाई की हमने बोला उतनी एनर्जी रेजिस्टर ने डिसिपेट की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन हो। यहाँ पे जितनी, यहाँ पे दो ही एलिमेंट है, बैटरी है और कैपेसिटर है, तो जितनी भी एनर्जी बैटरी ने सप्लाई की है वो सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास ही तो जानी चाहिए थी ना। कैपेसिटर स्टोरिंग एलिमेंट है, डिसिपेटिंग एलिमेंट तो है नहीं, तो जितनी भी एनर्जी उसके पास आई है, अगर आई है तो वो स्टोर करेगा। तो लेकिन कैपेसिटर हाफ CV² एनर्जी स्टोर करे, तो बाकी एनर्जी जो बैटरी ने दी थी वो कहाँ गई।
तुम्हारा आंसर इसी फिगर में छुपा हुआ है, जल्दी सोच के बताओ, जो बताएगा उसको बोनस मिलेगा। अरे बता नहीं रहे तुम लोग, थोड़ा गेस भी क्या करो, उल्टे सीधे टाइप के, जिससे कि थोड़ा मेरा दिमाग खराब हो जाए। इस फिगर में हर एक हाँ फर्क तुम सही कह रहे हो। बाकी लोग सब देखो अच्छे से फिगर को और बताओ कि आधी एनर्जी जो बैटरी ने सप्लाई की है वो कहाँ गायब हो गई। और इसके बाद ही हम, यही मेरा लास्ट आंसर होगा, इसके बाद हम लेक्चर क्लोज करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटर सर्किट्स में एनर्जी वाला पार्ट, एनर्जी वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कैपेसिटर में। ठीक है, तुम लोग क्यों नहीं देख पा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं नहीं देखो, ऑब्वियसली ऑब्वियसली कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी को चार्ज सेंड करना पड़ेगा, और चार्ज सेंड करने का मतलब है इन वायर्स में एक करंट सेटअप होगा, कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन कैपेसिटर तब तक चार्ज नहीं हो सकता जब तक कंडक्टिंग वायर्स के अक्रॉस करंट नहीं ट्रैवल करेगा। और इससे पहले हमने पढ़ा है कि जब भी किसी रेजिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो करता है तो उस रेजिस्टर के अक्रॉस हीट एनर्जी भी डिसिपेट होती है। तो यहाँ पे जो कंडक्टिंग वायर्स है ना, वो कंडक्टिंग हम बोल रहे हैं क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस कम है, लेकिन कम का मतलब जीरो नहीं होता है। तो इन कंडक्टिंग वायर्स के अक्रॉस क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है, तो जब ये चार्जेस वायर्स के अक्रॉस फ्लो करेंगे तो हीट एनर्जी भी डिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि जब भी करंट फ्लो करता है रेजिस्टर के अक्रॉस, तो हीट भी 100%, कोई भी ऐसा सर्किट या पार्ट सर्किट का नहीं हो सकता जिसमें करंट फ्लो करी एनर्जी ना डिसिपेट हो। ठीक है, तो जब भी तुम करंट देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में साथ साथ ये भी आना चाहिए कि इसमें हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है, तुम आप बोलोगे कि वहां पे बहुत ही हम लोगों ने आसानी से रेजिस्टर सर्किट में कंडक्टिंग वायर्स की रेजिस्टेंस इग्नोर कर दी, अब यहाँ पे कैपेसिटर है तो जस्टिफाई करने के लिए कंडक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस इंक्लूड कर रहे हैं। देखो रेजिस्टर सर्किट में अगर हम कंडक्टिंग वायर्स की रेजिस्टेंस इंक्लूड कर भी लेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो दूसरा एलिमेंट है ना, ये रेजिस्टर ही है, तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस क्या कंडक्टिंग वायर्स की ऐड करके कुछ R प्लस, तो ये नेग्लिजिबल है। ये 1000 ओम के कंपैरिजन में 1 ओम को तुमने इग्नोर कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे 0 ओम है, कैपेसिटर सर्किट में और कोई रेजिस्टर है ही नहीं। कहाँ चला गया कैपेसिटर सर्किट में, और कोई दूसरा एलिमेंट है ही, तो 1 ओम को तुम 0 ओम नहीं बोल सकते हो। ठीक है, 1000 ओम को 1001 ओम को अगर 1000 बोलते हो तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन 1 को 0 नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो उस 1 की वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पे एनर्जी हीट के फॉर्म में भी आएगी, तो कैपेसिटर चार्ज होगा, हीट के फॉर्म में एनर्जी आएगी। ठीक है, हीट के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट होगी, तो ये जो आधी एनर्जी है नहीं होना है। मुझे पता था अगला तुम डाउट ये बोलोगे कि अच्छा ठीक है, ये भी मान लिया कि बहुत कम रेजिस्टेंस है, लेकिन है तो कुछ एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, लेकिन वो इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है जब नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। तो उसका आंसर हम बाद में देंगे कि अच्छा, थोड़ा बहुत मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ। ये जो कंडक्टिंग वायर्स के अक्रॉस जो एनर्जी डिसिपेटेड है ना, वो एक्चुअली I² R के इक्वल होता है। तो हीट डिसिपेटेड I² R है ना, तो जब रेजिस्टेंस बहुत कम है ना, अगर कंडक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस बहुत कम है तो करंट उस टाइम में बहुत हाई होता है। तो करंट हाई होने की वजह से ये एनर्जी जिसे कम नहीं होती उतनी ही होती है। अगर यहाँ पे मान लो तुम एक्चुअल रेजिस्टेंस लगा देते तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती, करंट कम हो जाता, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है ना,
वो क्यू स्क्वायर बाई 2c के या हाफ सी वी स्क्वायर के इक्वल ही होता है। सी वी स्क्वायर में से आधी इधर ही जाएगी, और हमेशा इसको मैं प्रूव करूंगा नेक्स्ट क्लास में कि आधी एग्जैक्टली आधी एनर्जी हमारे इन कंडक्टिंग वायर्स के अक्रॉस डिसिपेट होगी। थैंक यू, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।